हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास जो 8 की साइंस की किताब है, उसमें जो चैप्टर नंबर 8 है आपका दाब और बल पर आपसी संबंध। इसके जो जितने भी अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं ना, उसका हम लोग इस वीडियो में बहुत अच्छे से उसके उत्तर को देखने वाले हैं। तो जितने लोग भी नए जुड़े हैं, मैं आप सभी को स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पर, प्रीतम क्लासेस पर। और जितने लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, एक बार सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है ना आप तक पहुंच जाए। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में दीजिए। यानी पहला जो प्रश्न है, इसमें एक शब्द में उत्तर बताना है। तो पृथ्वी द्वारा सभी वस्तुओं पर लगाया गया आकर्षण बल क्या कहलाता है? तो पृथ्वी जो सभी वस्तुओं को अपनी तरफ खींचती है, वो बल को हम लोग बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए क्या बोल रहा है, इकाई क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला बल। यानी एक पर्टिकुलर क्षेत्रफल पर, एक इकाई क्षेत्रफल पर जो बल हम लोग लगाते हैं उसको क्या कहते हैं? तो हम लोग उसको दाब कहते हैं। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, तरल द्वारा ऊपरमुखी दाब क्या कहलाता है? तो तरल यानी जो लिक्विड है ना, उसके द्वारा ऊपरमुखी जो दाब लगता है उसको कहते हैं उत्प्लावन बल। चौथा क्वेश्चन है, वह बल जो वस्तु को जल में तैरते हुए रखती है। जो जल में कोई भी चीज तैरता है ना, वो किस वजह से तैरता है? तो वो तैरता है उत्प्लावन बल की वजह से। जो ऊपर की तरफ जो बल लगता है उसको बोलते हैं उत्प्लावन बल। पांचवा पूछ रहा है, इकाई क्षेत्र पर लगने वाला जो वायु दाब है, यानी एक इकाई क्षेत्र पर लगने वाला जो वायु दाब है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं वायुमंडलीय दाब। दूसरा क्वेश्चन है आपका फिल इन द ब्लैंक्स, यानी खाली स्थान को भरना है। तो जो पहला क्वेश्चन है, ठोस द्वारा केवल डैश दिशा में दाब आरोपित किया जाता है। तो नीचे की दिशा में जो है ना दाब आरोपित किया जाता है। दूसरा है, वायु द्वारा आरोपित दाब का मान ये हो जाएगा, यहाँ पर सभी दिशाओं में होता है। तीसरा देख लेते हैं, द्रव्य द्वारा आरोपित दाब डैश दिशा में होता है। तो द्रव्य यानी लिक्विड भी जो दाब लगाता है ना, वो सारे डायरेक्शन में, यानी यहाँ पर हो जाएगा सभी दिशाओं में, उसका जो दाब है वो सभी दिशाओं में होता है। चौथा देख लीजिए, दाब की इकाई पूछ रहा है कि क्या है? तो दाब की इकाई आपको पता है कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी एक क्षेत्रफल पर जितना जो बल लगाते हैं ना, उसका प्रभाव क्या है, उसी को दाब कहते हैं। तो इसकी इकाई हो जाती है पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दूसरा जो पांचवा क्वेश्चन है, जल की गहराई में दाब का मान होता है। तो आपको पता है कि जैसे जैसे जल की गहराई में जाएंगे, दाब का मान क्या होता है? तो अधिक होता जाता है। तो अधिक हो जाएगा इसका आंसर। अब देख लीजिए तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है। तो सत्य और असत्य कथन की हम लोगों को पहचान करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ठोसों द्वारा दाब उसके भार के कारण होता है। तो ये कथन क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। जो भी ठोस है ना, उस पर दाब उसके भार के कारण ही होता है। दूसरा देख लीजिए, द्रव्य में गहराई के साथ दाब का मान बढ़ता है। तो सही कथन है कि जैसे जैसे हम गहराई में जाएंगे तो दाब का मान क्या होता जाएगा? तो बढ़ता जाएगा। तीसरा है, वायु में भार होता है। तो वायु में भार होता है, ये कथन सत्य हो जाएंगे आपके। चौथा देख लीजिए, क्षेत्रफल का मान घटाने पर दाब का मान बढ़ता है, घटता नहीं। तो सही बात है, क्षेत्रफल का मान घटाएंगे ना, मान लीजिए तो जैसे क्षेत्रफल कम है तो उस पे दाब का मान जो है ना बढ़ता है, घटता नहीं है। ठीक है। चलिए, तो दाब का मान बढ़ जाता है, ये कथन हो जाएगा असत्य। ठीक है। ये सुई वाला एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि क्षेत्रफल एकदम कम करेंगे, ठीक है, तो दाब का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाता है। ठीक है। बढ़ता नहीं है बल्कि घट जाता है। ठीक है, सॉरी, बढ़ता नहीं है बल्कि घट जाता है। तो ये कथन हो जाएंगे आपके असत्य। चलिए, 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, बल और दाब में क्या अंतर होता है? तो हम लोग बल को जान लेते हैं और दाब को अलग से देख लेते हैं कि क्या क्या अंतर होते हैं दोनों में। तो देख लीजिए, बल यानी फोर्स बोलते हैं इसको। बल एक भौतिक मात्रक है जो किसी वस्तु की गति को बदलने या विकृत करने की क्षमता रखता है।
यानी कोई भी वस्तु पे हम अगर धक्का लगा रहे हैं, एक प्रकार का धक्का ही क्या है, वो बल। जब उस धक्के लगाने से जो भी वस्तु में हम धक्का लगा रहे हैं उसका स्थान परिवर्तन हो जाए, जहां है वहां से हिल जाए, या फिर वो उसका जो शेप है ना उसमें बदलाव आ जाए, तो ये सारा बल कहलाता है। इसका मात्रक क्या होता है बल का, तो इसका मात्रक होता है न्यूटन। बल किसी वस्तु पर सीधे या किसी विशिष्ट दिशा में काम करता है। आप जिधर से लगाएंगे ना एकदम सीधा सीधे उधर ही बल काम करता है। जैसे मान लीजिए किसी वस्तु को हम लोग धक्का दे रहे हैं या खींच रहे हैं, धक्का दे रहे हैं तो क्या जाएगा, आगे की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं, दूसरी तरफ आते हैं हम लोग दाब पर। तो दाब क्या होता है, दाब यानी प्रेशर। दाब बल का उस क्षेत्रफल पर प्रभाव है जिस पर बल लगाया जाता है। ठीक है, मतलब एक क्षेत्रफल है जिस पर हम लोग दाब लगा, जो भी बल लगा रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, तो उस पर क्या फर्क पड़ रहा है, क्या प्रभाव पड़ रहा है, वही प्रभाव कहलाता है आपका दाब। ठीक है, और दाब का मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर जो होता है, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, और इसको पास्कल भी इसका यूनिट बोलते हैं। दाब यह एक बल का फैलाव है, यानी जब बल किसी बड़े क्षेत्रफल पर लगता है तो दाब कम होता है, और जब वह छोटे क्षेत्रफल पर लगता है तो दाब बढ़ता है। जैसे देख लीजिए, सुई क्या है, किसी नुकीले आकार की वस्तु द्वारा उत्पन्न दाब। बल एक मात्रा है जो किसी वस्तु पर प्रभाव डालता है। लेकिन चलिए, तो इसमें हम लोग देख लिए कि बल और दाब में क्या क्या अंतर है। बल का ही एक जो है ना विस्तृत रूप में अगर हम लोग देखें तो उसको हम लोग दाब बोलते हैं। जितना बल लगाए उसकी वजह से क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है, एक क्षेत्रफल पर, तो वही कहलाता है दाब। तो थोड़ा सा आपको इसमें थोड़ा सा समझने की जरूरत है ध्यान से। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या पूछ रहा है। 5वां नंबर, आप पिन को नुकीला क्यों बनाते हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये दाब का है ना, दाब और बल एक दूसरे पे रिलेटेड है, तो कोई भी अगर हम लोग उसका क्षेत्रफल को कम कर देंगे, मान लीजिए ये फ्लैट रहता, पूरा चौड़ा रहता पिन, तो उसको ज्यादा एरिया पर ज्यादा बल लगाना पड़ता है ना। लेकिन पिन का एकदम आगे वाला भाग एकदम नुकीला रखे, उसका क्षेत्रफल को इतना कम कर दिए हैं कि बल जो है ना एकदम कम भी लगाएंगे तो आसानी से वो किसी चीज में प्रवेश कर जाएगा, अंदर घुस जाएगा, है ना। चलिए तो देख लेते हैं कैसे आप लिखेंगे। पिन को नुकीला बनाने का कारण यह है कि नुकीला आकार बल को एक छोटे क्षेत्रफल पर लागू करता है, जिससे दाब बढ़ जाता है। अधिक दाब होने पर पिन आसानी से किसी सतह में प्रवेश कर जाती है। इस कारण पिन को जो है ना नुकीला बनाया जाता है ताकि वह आसानी से धागे के माध्यम से काम कर सके। चलिए आगे देख लेते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन। इसमें थोड़ा सा आप लोगों को समझना पड़ेगा और थोड़ा सा मैथ का जो है ना इस्तेमाल करना पड़ेगा। बस कुछ नहीं, ये जो वर्ग मीटर है ना उसको कन्वर्ट करने के लिए। तो आइए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं पहले डिटेल में। आप अपने सिर पर कितना वायु के भार को ढो रहे हैं अगर आपके सिर का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्षेत्रफल कितना बोल रहा है, तो ये 100 वर्ग सेंटीमीटर की बात की गई है। यह सवाल जो है ना वायु दाब और बल के बारे में है। तो वायु दाब का मतलब है वायुमंडल में मौजूद वायु का दबाव जो हमारी धरती की सतह पर हमेशा मौजूद रहता है। समुद्र तल पर जो है ना वायु दाब का औसत मान जो है लगभग 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल होता है। ये आपको चीज ध्यान रखना है कि जो वायु दाब का औसत मान है ना समुद्र तल से, वो कितना होता है, तो इतना होता है। आपको पता है कि जो दाब होता है ना उसको क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर उसका यूनिट होता है। चलिए, तो ये आपको वायु दाब हम लोगों को ध्यान रखना है, इसका वैल्यू आप लोगों को एक बार याद कर लेना होगा। फिर हम लोग इसको कुछ फॉर्मूला से सॉल्व करते हैं। आगे देख लीजिए, इस प्रश्न में आपको यह पूछा गया है कि आपके सिर का क्षेत्रफल कितना है, तो 100 वर्ग सेंटीमीटर है। जो वायु दाब के कारण आपके सिर पर कितना वायु का भार होगा, यही तो पूछ रहा है, कितना वायु का भार होगा, इसके बारे में हम लोगों को बात करनी है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि ये जो है ना क्वेश्चन में दिया हुआ है 100 वर्ग सेंटीमीटर,
अब इसको हम लोग मीटर में बदलेंगे। पहली बात तो ये जो 100 वर्ग सेंटीमीटर है ना, वर्ग सेंटीमीटर में, हाँ ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो वर्ग सेंटीमीटर को पहले जो है हम लोगों को मीटर में बदल लेना है, क्योंकि आपको पता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। मीटर में यूनिट चेंज करेंगे तभी हमारा ये क्वेश्चन जो है ना आगे सॉल्व होगा। तो पहले मीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, सिर का क्षेत्रफल आपको पता है दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में 100 वर्ग सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में बदलना होगा, क्योंकि देख लीजिए पास्कल की इकाई न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होती है। तो देख लीजिए 1 वर्ग मीटर इज इक्वल टू कितना होगा, तो देख लीजिए 1 वर्ग मीटर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 10,000 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है ना, लेकिन यहाँ पर आपका क्वेश्चन में वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसीलिए इसको 100 से गुना कर देंगे। अब देख लीजिए, अब इसी को हम लोग मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 वर्ग सेंटीमीटर को ना 10,000 से, 100 को 10,000 से भागा दे देंगे, तो कितना आ जाएगा आपका मीटर में 0.01 मीटर स्क्वायर। सबसे पहला काम आपको यही करना है कि जो भी दिया हुआ है ना सेंटीमीटर में, उसको हम लोग मीटर में बदल लेंगे। आप चाहे तो जैसे भी बदलें, लेकिन मीटर में बदल के आपका 0.01 मीटर स्क्वायर आएगा। इतना जब आ जाएगा तो आपको पता है कि क्या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, यानी ये देख लीजिए P इज इक्वल टू जो होता है ना वो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब देखिए आगे देख लेते हैं, वायु दाब यानी प्रेशर का औसत मान कितना दिया हुआ है आपका, तो इतना दिया हुआ है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल होता है। अब पास्कल एक इकाई है जो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होती है। इसका मतलब यह है कि हर एक पास्कल दबाव 1 न्यूटन बल के बराबर होता है, जो 1 मीटर जो है ना स्क्वायर क्षेत्र पर लागू होता है। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला पे आ जाइए कि वायु दाब गुने क्षेत्रफल करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों को निकालना है न्यूटन। तो देख लीजिए वायु दाब आपको मैंने पहले बताया कि उसका मान कितना होता है, तो 1.01 इंटू 10⁵। तो इतना करेंगे, और क्षेत्रफल आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 100 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ था, जिसको हम लोग मीटर में बदल के इतना में ले आए 0.01 मीटर स्क्वायर। तो दोनों को जब गुना करेंगे तो हम लोगों को कितना न्यूटन प्राप्त हो जाएगा, तो 1010 यानी 10 जो न्यूटन है ना वो हम लोगों को मिल जाएगा। तो यही न्यूटन का भार होगा। ठीक है, तो आंसर आपका इतना हो जाएगा। जितने भी लिखे हुए हैं ना, तो आप उसको बस पहला काम कीजिएगा कि जो सेंटीमीटर स्क्वायर है उसको जो है ना मीटर स्क्वायर में बदल लीजिएगा। बस उसके बाद आपको ये वैल्यू याद रखना होगा, औसत मान जो होता है वायु दाब का ये इतना ही होता है समुद्र तल से। तो इसको जो है गुना करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, पर्वतारोही को पर्वत के ऊपर चढ़ने में सांस लेने में कठिनाई का सामना क्यों करना पड़ता है। यानी जितने भी पर्वतारोही होते हैं जो पर्वतों पर चढ़ते हैं ना, उनको ना ऊपर जब जितनी ऊंचाई तक जाते हैं तो उनको सांस लेने में कठिनाई होती है। तो ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा ना इसके जो मेन कारण है वो जैसे ऊंचाई पर हम लोग जाते हैं तो वायु दाब की कमी हो जाती है। ठीक है, जैसे जैसे हम पर्वत की ऊंचाई पर चढ़ते हैं तो वायु दाब कम होता जाता है, और इसमें वायु में जो ऑक्सीजन का घनत्व है ना वो भी घटता है, यानी ऑक्सीजन का जो मात्रा है वो कम होती जाती है। और जैसे कम होगा तो आपको पता है कि आपका जो शरीर है उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा और सांस लेने में कठिनाई होगी। तो सबसे पहला कारण तो यही हो जाएगा कि जितनी ऊंचाई पर आप जाएंगे वायु दाब में कमी आएगी, ऑक्सीजन की भी कमी होगी, क्योंकि ऊंचाई पर ना ऑक्सीजन जो है वो कम मात्रा में होता है और शरीर को कमी महसूस होती है ऑक्सीजन की। तीसरा में आप देख सकते हैं शरीर का अनुकूलन ना होना, यानी हम लोगों का शरीर कैसा अनुकूलित है, तो हम लोग समतल एरिया में रहते हैं, यानी जो भी मैदान में रहते हैं वैसा अनुकूलित है। तो जैसे ऊंचाई पर लगातार चढ़ना या चढ़ाई करते हैं ना, तो शरीर को ऑक्सीजन की कम आपूर्ति होती है, जो शरीर में हाई एल्टीट्यूड
सिकलनेस का कारण बन सकती है, जिसमें सिर दर्द, मिचली, थकान जैसी समस्या हो सकती है। शरीर को इस वातावरण के अनुसार अनुकूलित करने में जो है ना समय लगता है। तो हमारा शरीर अनुकूलित है मैदानों में रहने के लिए। अगर ऊपर जाते हैं ना तो बहुत तरह के हम लोगों को ऑक्सीजन की कमी के कारण जो है बहुत तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए हम लोगों को पर्वतारोही जो भी चढ़ते हैं ना तो उनको सांस लेने में कठिनाई होती है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग 8वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पास्कल ने कैसे दर्शाया कि द्रव्य सभी दिशाओं में दाब आरोपित करता है? तो देखते हैं जो पास्कल थे, पास्कल जो भी सिद्ध करने का कोशिश किए कि द्रव्य जो है ना यानी लिक्विड जो है सभी दिशाओं में दाब आरोपित करता है, उसी को हम लोग पास्कल जो वो प्रयोग किए ना उसी को बाद में पास्कल सिद्धांत यानी पास्कल प्रिंसिपल का नाम दिया गया। तो पास्कल ने क्या प्रयोग किए तो देख लीजिए। पास्कल ने एक बंद कांच के जो पात्र होता है या ट्यूब आप समझ सकते हैं, जो बर्तन होता है कांच के ट्यूब में द्रव्य यानी पानी जो है ना उसको भरा और फिर उसी द्रव्य में एक जगह पर दबाव डाला। इस दबाव का असर केवल उस स्थान तक सीमित नहीं रहा बल्कि सभी दिशाओं में समान रूप से फैला। क्या किए, ये कांच के एक जो भी ट्यूब था ना उसमें पानी डालकर उसमें दबाव डाले, तो दबाव जहाँ पर दाब लगाए वो सिर्फ वहीं पर ना रहकर आप उनको देखा कि ये सभी दिशाओं में समान रूप से फैल रहा है। तो इनका जो तरीका था ना वो पहला था कि उन्होंने एक बंद बर्तन में पानी भरा और उसमें कुछ जगहों में नलियां जोड़ दी। ठीक है, एक बर्तन लिया और कुछ जगह जो है ना उसमें नली जो है वो बना दिया और जोड़ दिया। फिर दूसरे में क्या किया, एक नली में दबाव डाला और देखा कि जैसे ही दबाव डाला गया वह दबाव पूरे द्रव्य में समान रूप से फैल गया और हर नली में समान दबाव महसूस हुआ। तो यही जो प्रयोग किए, यही प्रयोग ने यह सिद्ध किया उनको कि जो द्रव्य है किसी स्थान पर दबाव डाला जाता है तो दबाव जो है ना सभी दिशाओं में फैलता है। इसका मतलब है कि द्रव्य सभी दिशाओं में जो दाब है वो लगा रहा है यानी आरोपित करता है। तो यही सिद्धांत जो है ना, यही प्रयोग जो है उनका आगे चलकर पास्कल सिद्धांत के रूप में जाना गया। चलिए अब 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। आप किसी स्थान पर वायु दाब कैसे निकालेंगे? यानी किसी स्थान का वायु दाब हम लोग को निकालना है तो कैसे निकालेंगे? पहला पार्ट में ये क्वेश्चन है आपका। दूसरा पार्ट जो पूछ रहा है इसी के साथ, एक साधारण वायु दाब मापी निर्माण एवं क्रिया विधि का वर्णन करें। तो पहले तो देखते हैं कि किसी जगह का वायु दाब जब हम लोग को निकालना होगा तो एक साधारण हम लोग वायु दाब मापी का उपयोग करेंगे जिसको हम लोग बैरोमीटर भी कहते हैं। तो किसका मापने के लिए क्या करेंगे, तो बैरोमीटर का उपयोग करेंगे। ठीक है, चलिए तो आगे देख लेते हैं। अब बैरोमीटर के निर्माण, दूसरे पार्ट में क्या पूछ रहा है, एक साधारण वायु दाब मापी का निर्माण करना है एवं क्रिया विधि यानी वो कैसे काम करता है उसके बारे में बताना है। तो देख लीजिए, मान लीजिए हम लोग पानी का बैरोमीटर बनाते हैं तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक लंबा जो ट्यूब है ना, जैसा कि आप फिगर में आपको दिख रहा होगा, ये जो ट्यूब लेंगे एक, ठीक है, एक कांच का जो ट्यूब है उसमें पानी भरा हुआ है और उसको ना उल्टा करके एक बर्तन में रखा हुआ है। तो आप इसको कैसे बना सकते हैं फिगर में, तो देखिए एक टेस्ट ट्यूब बनाइएगा और पानी इसमें भरा हुआ है लेकिन इस टेस्ट ट्यूब को ना हम लोग दूसरे बर्तन में पलट कर रख दिए हैं। तो पानी कहाँ नीचे आ गया, ऊपर में खाली जगह हो गया। ये जो ऊपर वाला भाग हो जाएगा, पलट देंगे पानी नीचे तो क्या हो जाएगा, ऊपर खाली। ये जो आप लंबा संरचना देख रहे हैं ये है ग्लास यानी टेस्ट ट्यूब, ठीक है, कांच का पात्र, और नीचे जो है वो बर्तन है। और इस यही जो नीचे आएगा ना ये है वायुमंडलीय जो दबाव कितना लगा रहा है ये। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कैसे और क्रियाविधि कैसे आप लिख सकते हैं। तो पहले बैरोमीटर को उस स्थान पर रखें जहां से वायु दाब मापना हो। तो यही जो बैरोमीटर हम लोग बनाए हैं ना वहां पर रखेंगे जहां से हम लोगों को वायु दाब मापना है। तो वायु दाब के प्रभाव से पानी का स्तर ऊपर नीचे होगा। ठीक है, स्तर को मापने के लिए एक स्केल का उपयोग किया जाता है जिससे वायु दाब का अनुमान लगाया जाता है। तो वायु देख लीजिए, तो यही जो है ना इसी में हम लोग कुछ स्केल
दिख रहे होंगे आपके। यही स्केल जो है ना बताता है कि कितना जो है वायु दाब लग रहा है। ठीक है, तो ऐसे आप बना सकते हैं। आपका 9 क्वेश्चन था इसमें, जो हमने बहुत अच्छे से समझ लिया। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।